नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। दोस्तों आज तारीख है 19 अप्रैल 2020 और यहां पर आपके सवाल मेरे जवाब का 61वां एपिसोड लेकर आया हूं। जो 18 अप्रैल 2020 यानी कल शनिवार को आप लोगों ने सवाल भेजा था, उन सारे सवालों पे अपना व्यू लेकर आया हूं। और जो भी लेवल बताऊंगा दोस्तों सारे एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होंगे। डिस्क्लेमर ध्यान में रखिएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं होगी। और जिन लोगों ने रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से सवाल भेजा है, उनका सवाल सेलेक्ट हुए हैं। और कृपया रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करने से हो सकता है कि आपके सवाल का जवाब आपको वहाँ पे ना मिले, ना दिखाई दे रहा है। था वीडियो में ही है, लेकिन आपको हो सकता है क्योंकि फॉरवर्ड करके देख रहे हैं या स्किप करके देख रहे हैं, तो वो भी स्किप हो जाए और आपको लगेगा कि आपके सवाल का जवाब नहीं मिल पाया है। अगर आपने नियम के हिसाब से, रूल के हिसाब से भेजा है, तो जरूर आपका जवाब मिला होगा वीडियो में। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, स्किप करके नहीं देखें, अदरवाइज आपको ये गलतफहमी पैदा हो जाएगी कि जवाब आपको नहीं मिला है। जब भी टाइम मिले तब वीडियो देखिए, पूरा देखिए। जरूरी नहीं है कि एक ही बार में बैठ के पूरा देखा जाए। ऐसे मेरे बहुत सारे व्यूअर हैं जो बोलते हैं कि उनके सवाल का जवाब नहीं मिलता है उनको। ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल जवाब रहता है भाई साहब। और आप जरा धैर्यपूर्वक, सबसे पहले तो अपने अंदर धैर्य, पेशेंस डेवलप करिए और पूरी चीज़ देखने की आदत लगाइए। क्योंकि जब आप फिल्म पूरा देखते हैं, है ना, इंटरटेनमेंट वाला चीज़ जो फिल्म रहती है आप देखते हैं, पूरी देखते हैं, कोई दूसरी तरह की चीज़ें आप पूरी देखते हैं, तो फिर इसको भी पूरी देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अदरवाइज कोई फ़ायदा है नहीं आधा अधूरा देख के। तो चलिए, क्योंकि आपने जो सवाल भेजा है, आपका तो एक सवाल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो उन बहुत सारे लोगों के सवाल के जवाब से भी दूसरे लोगों को काफ़ी फायदा होता है। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि सारे सवाल तो अपने ही पूछ सकते हैं ना। तो बाकी लोगों ने जो पूछा है उनसे तो कम से कम आपको फायदा जरूर हो सकता है कि उन लोगों का जिस तरह का सवाल है, हो सकता है आपके बहुत सारे क्वेश्चन का जवाब वहाँ पे भी आपको मिल जाए। तो वीडियो पूरा देखिए, ये आप ही के फायदे के लिए। तो चलिए, 61st एपिसोड यानी 61वां एपिसोड में स्वागत है और देखते हैं सबसे पहला सवाल किन का है। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, जय सिंह कुशवाहा जी पूछ रहे हैं इंदौर से। जय सिंह कुशवाहा साहब इंदौर से पूछ रहे हैं कि सर, आई हैव बाउट 2 शेयर्स ऑफ 3M इंडिया एट द रेट ऑफ 9,700, यानी कि 19,700 पे इन्होंने 2 शेयर खरीदा है 3M इंडिया का। और इनका कहना है कि कैन आई एक्सपेक्ट लेवल, ये क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस लेवल को, जो 22,000 का लेवल है, अगले 2 सप्ताह में ये मिल जाए। देखिए जय सिंह साहब कि अभी जो लेवल है वो 20,000 का, इसको इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 3M इंडिया का। इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए कि 20,000 यानी 20,000 का एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये 20,000 के ऊपर क्लोज कर देता है, 20,000 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है, तो आपको 22,000 के लेवल बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से आपको अचीव होता हुआ दिखेगा। लेकिन कंडीशन की 20,000 के ऊपर इसको क्लोजिंग होनी चाहिए। अभी क्लोजिंग जो कर रहा है ये 19,700 के आसपास की क्लोजिंग है। तो 20,000 के ऊपर अगर ये क्लोज कर देता है अगले वीक यानी मंडे से, तो फिर ये आपको 21,000 और 22,000 के लेवल आराम से दिखा सकता है। लेकिन अगर इसने गलती से भी ब्रेक कर दिया सर नीचे की साइड में, आपको इस बात को भी ध्यान में रखना होगा 19,200 या 300 को, तो फिर ये नीचे के लेवल आएगा जो कि लगभग 18,900 की तरफ जा सकता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें, आपके कमेंट का इंतजार रहता है। साथ में लाइक भी करते जाइएगा वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए ही। और बहुत सारे सवाल जो दूसरे लोग भेजते हैं, उनके सवालों से आप दूसरे लोगों को भी काफ़ी फायदा होता है। अगला सवाल है, अनुराग जी पूछ रहे हैं। हाँ, अनुराग जी का ही सवाल है, कानपुर से पूछ रहे हैं। आई बाउट DOB बैंक 101 यानी 101 रुपया 90 पैसा पे DOB को इन्होंने खरीदा है, और M&M को खरीदा है 365.30 पे। प्लीज एडवाइज देयर लेवल्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन अनुराग जी, शायद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन है या लिखने में मिस्टेक है। ये DOB बैंक, मेरे ख्याल से DOB नहीं, DCB बैंक होता है और DSB बैंक होता है, DBS होता है, ये सारे बैंक्स होते हैं। लेकिन DOB बैंक कौन सा होता है, इसको भी मैं चेक कर लेता हूँ कि कौन सा बैंक है जो DOB बैंक है। वो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि DOB कोई बैंक है। मुझे उम्मीद है तो DOB करके तो कोई बैंक नहीं है। एक बैंक होता है सिटी यूनियन बैंक, वो CUB होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने CUB के बारे में ही पूछा होगा। मैं CUB का चार्ट लगाता हूँ और 131 रुपये के आसपास का आपका प्राइस अभी फिलहाल है। और आपने अगर ये बैंक है आपके पास, तो आपने 102 रुपये के आसपास में लिया, तो बहुत अच्छे तरीके से है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और आपका एस्पेक्ट क्या है कि देयर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात आप कर रहे हैं।
देखिए रेजिस्टेंस, अगर ये बैंक है आपके सामने CUB बैंक है, अगर सिटी यूनियन बैंक, तो 140 का रेजिस्टेंस है इसके पास। और दूसरी बात, अगर सपोर्ट की बात किया जाए नीचे की साइड में, तो 120 रुपये का एक सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर ये नीचे की तरफ में 115 तक जा सकता है। अगला स्टॉक है आपके पास M&M। तो यहाँ पे हम लोग M&M को देख लेते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा। महिंद्रा एंड महिंद्रा पे एक पोजिशनल कॉल भी मेरे पास है, मैं आपको वीडियो बना के जल्दी चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ, नज़र रखिएगा। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास जो आपने किस प्राइस पे लिया है इसको भी देखना है। 365-30 पे लिया है, 363 के आसपास चल रहा है। 375 380 काफ़ी रेजिस्टेंस है इसके पास, 375 और 380। अगर ये ब्रेक कर जाता है महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो फिर ऊपर के लेवल बहुत ही अच्छी तरीके से आपको 400 तक का आता हुआ दिख सकता है। इस चीज़ को नीचे ऊपर में ध्यान रखिएगा। नीचे जो सपोर्ट की बात है वो 350 का एक सपोर्ट है महिंद्रा में। उम्मीद करता हूँ बैंक का नाम सही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि DOB बैंक करके तो मेरे नज़र में नहीं है। हो सकता है अगर हो रहा हो नया हो तो मुझे आइडिया नहीं है, इसके लिए सॉरी चाहूँगा। और अगर सिटी यूनियन बैंक है तो कृपया अपना फीडबैक जो है यूट्यूब वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैंने सही बताया या गलत बैंक का नाम बताया। अगला सवाल लेते हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट किसको बोलते हैं। ये सुमन जी कोलकाता से कह रहे हैं कि फॉल्स ब्रेकआउट किनको कहा जाता है। सर फॉल्स ब्रेकआउट तो फॉल्स मतलब झूठ हो जाता है, ये तो पता ही है। जो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर, है ना, जिस रेजिस्टेंस लेवल को स्टॉक्स ब्रेक नहीं कर पा रहा है कुछ दिनों तक, एक चीज ये हो जाता है। और उस अचानक से उस रेजिस्टेंस लेवल को वो स्टॉक ब्रेक कर गया। ब्रेक कर जाने के बाद क्या होता है कि वो वहां पे कुछ समय सस्टेन नहीं कर पाता, माने ब्रेक होता है अचानक ऊपर और फिर वो अगले ही 2-3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट में वो वापस अंदर आ जाता है, यानी वो सस्टेन नहीं कर पाता है, तो उसको कहा जाता है सर फॉल्स ब्रेकआउट। अगर हम लोग चार्ट के हिसाब से समझने की कोशिश करें कि अगर ब्रेकआउट क्या है, ब्रेकआउट तो जैसे कि ये एक लाइन ब्रेकआउट है, सपोज कि मान के चलते हैं ब्रेकआउट है, यहाँ पे हमारे पास ब्रेकआउट चाहिए, तो ये ब्रेकआउट हुआ और वो वापस वो नीचे आ गया, ये लाइन हमारे पास ब्रेकआउट है। मान लेता हूँ, एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रेजिस्टेंस लाइन था, इसके ऊपर स्टॉक्स नहीं जा रहा था, ये गया ब्रेकआउट हुआ ऊपर गया, लेकिन अगले ही पल वो नीचे आ रहा है। इस लाइन के पास अगर ये रुक गया तब तो ये सपोर्ट है, ये पॉजिटिव ब्रेकआउट है। लेकिन अगर इसके नीचे आ गया, इसी लाइन के नीचे, तो ये फॉल्स ब्रेकआउट में माना जाता है कि वो ज़्यादा देर सस्टेन नहीं करता है, वो रुक जाता है, वो अचानक स्पाइक लगा के ऊपर जाता है, फिर वो नीचे आके कट कर देता है स्टॉप लॉस, या फिर नीचे की साइड में वापस लेवल पर आता है, तो उसको फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाता है। इस फॉल्स ब्रेकआउट को लेकर लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स है, और लोग जो पुराने हैं उनको भी और जो नए हैं तो उनको तो होती है प्रॉब्लम। फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ना लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, नहीं, फॉल्स ब्रेकआउट पकड़ना आसान नहीं है सर, मुश्किल है। हाँ, लेकिन आप कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप उसको आसान बना सकते हैं। जैसे कि फॉल्स ब्रेकआउट में आपको वॉल्यूम नहीं मिलेगा, फॉल्स ब्रेकआउट में स्पाइक बहुत बड़े बनते हैं, विक्स बहुत बड़े बनेंगे, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको देखना होगा, तो आप समझ जाएंगे कि वो फॉल्स ब्रेकआउट है या रियल ब्रेकआउट है। अगला सवाल है, योगेश पाटिल साहब नासिक से कह रहे हैं कि मार्केट नीचे जाने वाला है या ऊपर जाने वाला है, ये तुरंत पता कैसे लगाएंगे। सर तुरंत तो पता नहीं चलता, वो भी लाइव मार्केट में। ये तुरंत पता अगर चल जाए सर, योगेश, ये नॉर्मल चीज़ देखिए, ये लोग यही चीज़ ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलेगी सर, क्योंकि अगर तुरंत पता चल जाए, मान लेता हूँ, तो मैं भगवान बन गया ना, है ना। अगर ऐसा हो जाए योगेश साहब, एकदम नॉर्मल चीज़ सोचिए, अगर ऐसा हो जाए फिर तो मैं भगवान हो गया। मैं सारे FD से पैसा निकालूंगा और उसी स्टॉक्स में लगा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि वो एकदम ऊपर ही जाने वाला है या नीचे ही जाने वाला है, वन वे। इसी तरह से वो चीज़ें जो है तुरंत पता नहीं चल सकती, वो या तो होने के बाद पता चलती है या होने के आसपास पता चलता है। उस स्टॉक्स का जो भी ऊपर या नीचे जाने वाला है, वो एक जगह पे आके क्या करता है, रिट्रेस कर जाता है। क्या करेगा, रिट्रेस करता है, यानी रुक जाता है, कुछ देर आपको समय बिताएगा। अब जो वो समय बिता रहा है, चाहे वो डेली के चार्ट पे 5 दिन 10 दिन का हो, चाहे इंट्राडे के चार्ट पे 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा हो, तो अब वो क्या बोलता है कि एक रेंज में वो रुक गया। अब वो आप कैसे पता करेंगे कि वो ऊपर जाने वाला या नीचे, नहीं, वो जब होता है, ठीक है ना, उसके बाद ही आपको पता चल सकता है कि वहां पे किसी बड़े आदमी ने एंट्री लिया है ऊपर साइड में या नीचे साइड में। अगर ये पहले पता चल जाए कोई चीजें उससे, तो फिर हम लोग सारे पैसे उसमें लगा देंगे और पूरा माल छांक लेंगे, है ना।
लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है सर। ये बस आपको ना क्या करना रहता है कि आपको अपने स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना रहता है, और इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। तो ये ऊपर जाना है या नीचे जाना है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक चीज़ क्या कर सकते हैं योगेश साहब, कि अगर आप किसी इंडिकेटर को फॉलो करते हैं, जैसे एमएससीडी मान लेता हूँ, तो एमएससीडी का रूल क्या है, अगर आप लोग आपने मेरे एमएससीडी वाले वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आर के ट्रेडिंग चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ एमएससीडी के बारे में बताया। एमएससीडी एक लीडिंग इंडिकेटर है। फिर से मैं बता रहा हूँ, एमएससीडी मैं आपको वो वीडियो दिखा देता हूँ पहले कहाँ पर है। तो मेरे आर के ट्रेडिंग चैनल पे आइएगा, यहाँ प्लेलिस्ट वाला एक सेक्शन मिलेगा आपको, प्लेलिस्ट पे क्लिक कर लीजिएगा सर। और प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि नीचे आना है। नीचे आने पर आपको यहाँ पे चेक करना है, एक होगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, ये वाला है ना, इस पर क्लिक करना है, व्यू फुल प्लेलिस्ट पर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको एक एमएससीडी के बारे में मिलेगा। एमएससीडी क्या है, एक लीडिंग इंडिकेटर है। ये आगे होने वाली चीज़ों को प्रिडिक्ट कर पाता है, थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट कर पाता है। तो इस वजह से इसको भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। इसका अगर ये क्रॉस ओवर है अपर साइड की तरफ में, तो ये चांसेस है कि ऊपर जाने वाला है, और अगर ये क्रॉस बिलो होता है तो चांसेस है नीचे आने वाला है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 100% वर्क करे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके आसपास होता है। तो हम लोग स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आप उसको चाहे तो आप फॉलो कर सकते हैं। ये आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, आरके ट्रेडिंग चैनल पर, और यहाँ पे वीडियो नाम का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें भी जाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलेगा, और उसके अंदर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कुछ कन्फ्यूजन आपका जरूर दूर हुआ होगा योगेश साहब। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल लेता हूँ, पूछ रहे हैं भावेश पवार साहब सतारा से, कि गोदरेज इंडस्ट्रीज 3 से 4 साल के लिए बाय करना चाहता हूं, बाय लेवल क्या होना चाहिए गोदरेज, और आपका क्या व्यू रहेगा इस कंपनी पे। गोदरेज इंडस्ट्रीज, आप गोदरेज के प्रोडक्ट्स को आप जान रहे हैं सर कि गोदरेज किस तरह की प्रोडक्ट बनाती है, ये चीजें आपको पता है। तो अगर गोदरेज के प्रोडक्ट पे आपको भरोसा है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको गोदरेज के प्रोडक्ट पे भरोसा है तो आप उसको 3 से 4 साल के, आप 5 साल के लिए भी ले सकते हैं, 10 साल के लिए भी ले सकते हैं। पहले आपको ये होना चाहिए कि आपका व्यू उस प्रोडक्ट पे क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसके व्यू को लेकर, क्योंकि आपके लेने के बाद स्टॉक हो सकता है 10% नीचे आ जाए, जब आप हाथ लगाएं हो सकता है उसके बाद स्टॉक 10% नीचे आ जाए, फिर वहां पे हाथ पांव फूलना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपका व्यू क्लियर कट है, जैसे कि मेरा व्यू क्या रहता है, मैं अगर अपनी बात बताऊं तो मेरा व्यू एशियन पेंट पे क्लियर रहता है हमेशा, ठीक है। एशियन वो 10% 20% नीचे भी गिरता है, फिर भी मेरा व्यू उस पर क्लियर रहता है। मुझे पता है कि एशियन पेंट अभी गिरा, फिर वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मेरा व्यू उस पर लंबे समय के लिए क्लियर है। एकदम वो लेमिनेटेड वाला एक्सटीरियर पेंट है जैसा कि है ना, तो मेरा व्यू उस पर क्लियर है। वो 10% भी गिर जाता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, 20% भी गिर जाएगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, 30 भी गिरेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा व्यू क्लियर। तो आपको व्यू सबसे पहले उसके प्रोडक्ट पे क्लियर होना चाहिए कि वो चीजें जो कर रहा है। अब यहाँ पे मैंने नाम बता दिया एशियन पेंट, इसका मतलब ये नहीं कि आप एशियन पेंट को ही बाय कर लेना, आप अपना रिसर्च एनालिसिस कर लें, अपना भी फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह मशवरा कर लें, उसके बाद ही आप करें। कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह नहीं है। ऊपर की साइड में अगर गोदरेज इंडस्ट्री के लेवल की बात करें तो लेवल तो सारे स्टॉक्स के लेवल अभी जो है करंट सिनेरियो में सारे स्टॉक्स के लेवल गोदरेज के सारे स्टॉक्स के ही लेवल अच्छे हैं, क्योंकि इससे सस्ता लेवल अब अभी फिलहाल कहाँ मिलेगा सर, आप बताइए, अभी तो फिलहाल मिल ही नहीं सकता। तो अगर आपका व्यू क्लियर है तो इस लेवल पे भी आप बाय कर सकते हैं जहां पे भी स्टॉक्स बैठा हुआ है, लेकिन सारे पैसे एक बार में इन्वेस्ट ना करें, मेरा यही कहना रहता है। सारे पैसे एक बार में नहीं लगाए, 4 भाग या 3 भाग, 4 बार या 3 बार डिवाइड कर लीजिए उस पैसे को जितना भी आपको लगाना है, और हर एक लेवल पे आप उसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं गोदरेज इंडस्ट्रीज को। तो लेवल अभी सब एकदम जो है चीप प्राइस पे, चीप वैल्यूएशन पे बैठा हुआ स्टॉक। अगला सवाल है दोस्तों, आप लोगों से कमेंट का इंतजार रहता है, तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। भूषण साहब नागपुर से कह रहे हैं कि टाटा अंबानी, सर टाटा और अंबानी की मार्केट में गुडविल है, इसलिए ये मैनेजमेंट अच्छा है, कहाँ कह सकते हैं, अच्छा ठीक है, पर स्मॉल कैप एंड मिड कैप का मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं कैसे पता कर सकते हैं, अगर कंपनी डेप्ट फ्री हुई तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए मैनेजमेंट कैसे पहचानेंगे। टाटा और अंबानी की बात कर रहे हैं और अब फिर मिड कैप स्मॉल कैप की भी बात कर रहे हैं, तो क्या टाटा जब बना कंपनी सर, या अंबानी रिलायंस जब बना तो सीधे लार्ज कैप बनी,
डायरेक्ट लार्ज कैप में ही इस्टेब्लिश हो गया, वो भी पहले स्मॉल कैप था, पहले मिड कैप था। जरा ध्यान से सोचिएगा इस बात को, क्या वो डायरेक्ट लार्ज कैप कंपनी बन गई? नहीं ना, वो पहले स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर लार्ज कैप में आई ना। तो कैसे आई? अपने प्रोडक्ट और अपने काम करने के तरीके पे, अपने प्रोडक्ट और अपने काम करने के तरीके पे। आप जिस भी कंपनी का पता करना चाहते हैं, जिस भी कंपनी का, तो आप मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे भी जाके उसके देख सकते हैं कि प्रमोटर ने शेयर वगैरह गिरवी तो नहीं रखा है, पहली बात तो ये होगा, प्लेस तो नहीं रखा है, पहली बात। कंपनी पे डेप्थ तो नहीं है ज्यादा, ये भी आपको, डेप्थ कभी भी उसके नेटवर्थ से एकदम कम से कम होना चाहिए। अगर जीरो है तब तो अच्छी बात है, और अगर कम से कम है, बहुत कम है, तब तो ठीक है। लेकिन उसके 50% भी होता है तो मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ। पहली बात, आप उसको नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, उस कंपनी के प्रमोटर के बारे में डायरेक्ट लिखिए, प्रमोटर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। कंपनी का नाम लिख के और फिर बगल में प्रमोटर भी लिखेंगे तो आपको उसके बारे में पता चल जाएगा कि कहीं उस पर कोई केस वगैरह तो नहीं है, कहीं वो किसी लफड़े में तो नहीं पड़ा हुआ, आप वहाँ भी पता कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए ना सर, आप जब भी इन्वेस्ट कीजिए उसके प्रोडक्ट पे इन्वेस्ट करिए, है ना, उसके प्रोडक्ट पर। आप मैनेजमेंट आदमी को देख के कर रहे हैं। अगर मैं मान लेता हूँ मुझे किसी स्टॉक्स में काम करना, मैंने हिंद यूनिलीवर में लगाया, क्यों लगाया? हिंद यूनिलीवर नाम है इसलिए नहीं, बल्कि मुझे उसका प्रोडक्ट पता है, हर किचन में मिलता है, हर बाल में उसके शैम्पू यूज़ होते हैं, है ना, हर घर में उसका चीज़ यूज़ होता है, इस वजह से मैं हिंद यूनिलीवर सोच सकता हूँ। तो आपको उसका प्रोडक्ट, अगर आपको पता है कि घर घर उसका प्रोडक्ट चल रहा है, 100 में से मैक्सिमम लोग, 100 में से मैक्सिमम लोग उसके प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो कंपनी अगर आज डेप्ट में भी है तो कल डेप्ट फ्री बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी तो ये बनती है। तो इस तरह से आप पता कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ को। और बाकी तो सर आज डिजिटल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, कहीं कुछ छिपा हुआ नहीं रहता है। आप आराम से नेट पे सर्च करिए और आपको मालूम चलेगा। मनी कंट्रोल का भी सहारा यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं। अगला सवाल है ओम चंपका जी हैदराबाद से पूछ रही हैं कि बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर दूसरी कैंडल लाल बन गया तो हम सेल समझेंगे, पर कई बार एक कैंडल डाउन जाके नेक्स्ट कैंडल अप हो जाता है और एसल हिट हो जाता है, तो कैसे पता करें कि ये अप या डाउन जाने वाली है? वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। और कह रही कि आपका बहुत ही जेन्युइन कॉल, थैंक यू मैम। तो पहली बात तो आप जानें कि बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर दूसरी कैंडल लाल बन गए तो हम सेल समझेंगे। ये हम नहीं समझते मैम, ये आप समझती हैं। आप इस बात को सोचिए, बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपने कहा कि अगर दूसरी कैंडल लाल बन जाती है तो ये आप समझती हैं, मैं नहीं समझता हूँ। ये आपका हो सकता है, ये कोई आपकी स्ट्रेटेजी हो सकता है, मे बी, मुझे नहीं पता। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर दूसरी कैंडल लाल बन गई तो आप सेल साइड में जाएंगे, तो जाइए। लेकिन अब आप नीचे लेवल, आप नीचे लाइन क्या लिख रहे हैं कि वो कई बार ऐसा हिट हो जाता है, इसका मतलब क्या है? वो तो नहीं हुआ ना फिर वो ये 100% वाली। पहली बात ये जानी कि 100% तो कुछ भी नहीं होता, है ना। अगर आप वो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं और अगर उस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट हुआ है तो याद रखिए लॉस भी होगा। प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होगा, क्योंकि जो लोग लॉस देता है वही तो प्रॉफिट देगा, जो प्रॉफिट देता है वही लॉस देगा। अब आपका कहना है कि कैसे पता करें कि ये अप या डाउन जाने वाली है? तो हर चीज चार्ट के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी वाले वीडियो मैं पोस्ट करता रहता हूँ अपने चैनल पर, आपको पता ही है। मेरा दूसरा भी चैनल है बाजार हाट न्यूज़, आप उसमें भी जाके देखिए। निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल में देता हूँ, तो वहाँ पे जो लेवल देता हूँ वो चार्ट पैटर्न के हिसाब से देता हूँ ना, तो हर चीज़ चार्ट पैटर्न पे डिपेंड करता है मैम। ये आपका हिसाब है, ये आपकी सोचना है कि 15 मिनट की सेकंड कैंडल लाल बन जाएगी, रेड बन जाएगी तो हम सेल करेंगे, सेल समझेंगे। ये आपका समझना है, मेरा नहीं समझना है। मेरा तो समझना है कि मेरा ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट लेवल ये बनेगा, ये लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट लेवल वो बनेगा। मैं तो बस इतना ही जानता हूँ। तो आपको चार्ट को समझने की कोशिश करना है मैम। अदरवाइज कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो फिर आप उसको कंटिन्यू फॉलो करिए। अगला सवाल है गुजरात से इकबाल साहब, कह रहे हैं कि स्टॉक्स ऑफ द वीक अब कब बताओगे? सर बता तो दिया, रात में ही बता दिया सर, आप जाके चेक कर सकते हैं। 2 कॉल्स मैंने दे दी हैं, 2 वीडियो मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पे, जिसका लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर देता हूँ। तो आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल का नहीं ज्वाइन किया तो वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी कॉल्स आपको प्रोवाइड होते रहते हैं और मेरी बहुत सारी वीडियोस भी मिलती रहती है। उम्मीद करता हूँ जो मैंने कॉल्स दिए थे अपोलो टायर, एस्कॉर्ट्स और क्रेडिट एसेस ग्रामीण, उसमें आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा।
अब एक बड़ा सवाल है, क्या है ये पूछ रहे हैं, इनका क्या नाम है? हाँ, ये जीत साहब मैंगलोर से कह रहे हैं, चूंकि इनका सवाल नीचे है तो नाम बहुत नीचे चला गया है। हाँ, बड़ा सवाल है। तो जीत साहब मैंगलोर से पूछ रहे हैं कि मैंने शेयर मार्केट में अगर 2018 में एंट्री लिया था तब मेरे पास कोई नॉलेज नहीं था और मैं इंट्राडे, बीटीएसटी, शॉर्ट टाइम ये सब ट्राई करके 2019 दिसंबर तक टोटल 1,10,000 रुपीज का लॉस के साथ बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल करके मार्केट से एग्जिट हुआ। ठीक है, यानी कि 2019 में ये एग्जिट हो गया दिसंबर में, और 10 फरवरी 2020 को के बाद मुझे मार्केट में एंट्री लेने का मौका नजर आया और इस बार मैंने ठान लिया कि सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लूंगा। 10 फरवरी से मैंने एसआईपी करना शुरू किया, बहुत बढ़िया। और आज मेरा पोर्टफोलियो होल्डिंग इस प्रकार है, नीचे इन्होंने स्टॉक्स के नाम लिखे हुए हैं। प्लीज सर इन सारे स्टॉक्स पर आपका व्यू चाहिए, आपको थोड़ा कष्ट होगा, उसके बाद इसमें मैं और एसआईपी करूंगा। अभी 40,000 इन्वेस्टेड है 5% प्रॉफिट के साथ, मेरा व्यू है 8 से 10 साल का। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। तो जो भी आपने स्टॉक सेलेक्ट किए हैं, भेल, आईटीसी, एलएनटी, मदरसन सुमी, एनटीपीसी, एसबीआई कार्ड, वेदांता, वोल्टास, विप्रो, ये सारे स्टॉक्स अपने अपने जो सेक्टर है सर, उस सेक्टर का वो माहिर स्टॉक्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहली बात। बलरामपुर चीनी भी आपने रखा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, आपको 5% प्रॉफिट है तो आप बिल्कुल प्रॉफिट के साथ बने। और एसआईपी, ये बहुत अच्छा काम आपने किया है कि सारे पैसे को एक बार में कभी नहीं लगाना चाहिए। स्टॉक्स आपने अच्छा सुना है। एसबीआई कार्ड भी आपने लिया हुआ है, चलिए ठीक है, ले लिया है तो कोई बात नहीं। मेरा व्यू एसबीआई कार्ड पे न्यूट्रल है, इस वजह से मैं उस स्टॉक्स को मतलब कोई व्यू नहीं दे पाता। बाकी जो आपका भेल है, आईटीसी, एलएनटी, मदरसन, वेदांता, वोल्टास, विप्रो, सारे स्टॉक्स अच्छे हैं, स्टॉक्स में खराबी नहीं है। 5-10% ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, क्योंकि आपका व्यू 8 से 10 साल है। मैं मानूंगा इसमें थोड़ा सा करेक्शन आपको क्या करना है कि आपको व्यू 8 से 10 साल का नहीं रखना है, आपको पहला व्यू 3 से 5 साल का रखना है, उसके बाद 8 से 10 साल। पहला व्यू 3 से 5 साल, फिर अगर वो 3 से 5 साल कट जाता है तब व्यू फिर 8 से 10 साल का होगा। तो आप उसका व्यू थोड़ा कम कर लीजिए। अगर उस वक्त तक आप टिके रह जाते हैं वापस इस स्ट्रेटेजी के साथ, इसके साथ, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं सर। अगला सवाल देखता हूँ, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पूरा देखा करिए सर, सारे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखा करें। लोग स्किप करके अपना सवाल खोजते रहते हैं कि मेरा सवाल का जवाब कहाँ पे है, और उसी चक्कर में उनका जवाब भी निकल जाता है, उनको नहीं मिलता है, तो लोगों को लगता है कि उनका जवाब उनको नहीं मिला है। ऐसा नहीं, अगर आपने नियम के हिसाब से भेजा तो आपका सवाल जरूर मिलेगा सर। अगला सवाल है अमित कुमार साहब दिल्ली से, कह रहे हैं कि इप्का लैब में क्या टारगेट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक तक। तो इप्का लैब को आपने किस लेवल पे लिया ये तो आपने नहीं लिखा है, लेकिन हम लोग चार्ट लगाते हैं इप्का लैब का और देखने की कोशिश करेंगे कि इप्का लैब 1500 के आसपास में है। देखिए सर, ये दिक्कत है इसके साथ, अभी फिलहाल थोड़ा तो कष्ट है। अगर ये नहीं ब्रेक किया ना 1550 तो फिर दिक्कत है। 1550, 1600 अगर ये ब्रेक नहीं किया तो फिर दिक्कत। हाँ, अगर ये 1600 ब्रेक कर जाता है तो सर आपको 1700, 1800, 1900 भी मिल जाएगा। लेकिन अगर गलती से भी ब्रेक कर गया 1440 को या 1430 को, तो फिर ये सर आपको 1200 के लेवल भी नीचे की साइड में इप्का लैब दिखा सकता है अमित साहब, तो इसको ध्यान में रखिए। और इसके बाद का सवाल है विश्वनाथ मुंडा साहब जाजपुर उड़ीसा से, कह रहे हैं कि कैंडल स्टिक पैटर्न और कैंडल स्टिक चार्ट एनालिसिस कैसे जानेंगे, कुछ वीडियो है तो प्लीज पोस्ट कर दें। सर मेरे चैनल पे जाइए, आरके ट्रेडिंग चैनल पर, या यूट्यूब जो मेरा वेबसाइट है rktrading.online पर, आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ। ये मेरा वेबसाइट है, यहाँ वीडियोज में जाएंगे, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज करके आपको यहाँ पे वीडियो मिलेगी। इसके अंदर बहुत सारे वीडियोस है आपको जो बहुत ही काम के हैं, आप इसको देखिए। लाइव ट्रेड का वीडियो है, बहुत है, उसमें आपको मैक्सिमम चीजें समझने को आसानी होगा, हेल्प होगा। आप इस चीज दोनों देखिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी करके एक वीडियो मिलेगी, आप उसको देखिए सर, ये सारी चीजें आपके काम की है। इसी तरह मेरे चैनल पे आइएगा, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है सर। यहाँ प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाएंगे तो वही ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और लाइव ट्रेड का वीडियो, ये तीनों देखिए, आपके काफी काम आने वाले हैं सर, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। अगला सवाल है सही है ना, या ठीक।
तो अगला सवाल है, शिव साहब लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग सर, आई एम लर्निंग टेक्निकल एनालिसिस सिंस लास्ट 1 ईयर। 1 साल से ये टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं कहीं पर, and practicing daily with small quantity and now able to book good points most of the time. Now I want to increase the quantity without impacting my mindset. How to achieve this, please guide. इनका कहना है कि ये टेक्निकल एनालिसिस 1 साल से सीख रहे हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, छोटी क्वांटिटी से ये ट्रेड करते हैं और प्रॉफिट भी बुक कर लेते हैं, और ये अब इंक्रीज करना चाहते हैं अपनी क्वांटिटी को बिना माइंडसेट चेंज किए हुए। हाउ टू, तो माइंडसेट चेंज करने का मतलब है कि जब आप बड़ी क्वांटिटी डालते हैं शिव साहब, तो आपको डर लगता है आपका एसएल हिट होता है या लॉस हो जाता होगा, यही कंडीशन है ना, यह डर लगता होगा बड़ी क्वांटिटी में। हमें डर क्यों लगता है शिव साहब, पता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम छोटी क्वांटिटी, इसको ऐसे समझते हैं कि आप डेली जो है, आप डेली 5 किलोमीटर या 100 मीटर डेली चलते हैं, वॉकिंग करते हैं, या 200 मीटर डेली चलते हैं। कुछ दिन चलते चलते एक महीना चला 200 मीटर, और अचानक जो है 1 महीना के बाद आप 5 किलोमीटर चल गए, तो आपको परेशानी पैदा हो जाएगी। नहीं सर, अगर आप 200 किलोमीटर चल रहे हैं ना, तो उसके बाद अगला महीना, 1 महीने के बाद 210 किलोमीटर चलिए, उसके बाद 220 किलोमीटर चलिए। इसी तरह अगर मैं मान के चलता हूँ अभी आपने 100 क्वांटिटी लिया है, तो उसको तुरंत 500 करने का कोई ज़रूरत नहीं है सर, इसीलिए डर लग रहा है। उसको 500 करने का कोई ज़रूरत नहीं है सर। 100 है, उसको आप जो है बिल्कुल, हम जो मेरा मानना है कि जैसे 100 लिया है, 100 क्वांटिटी कर रहे हैं, तो आप उसको 120 कर दीजिए, 130 कर दीजिए। क्वांटिटी ऐसे इंक्रीज किया जाता है। लोग यहाँ 100 के बाद डायरेक्ट 500 नजर आता है, सीधा 500 नजर आता है, या 100 के बाद सीधा 800 नजर आता है, 300 नजर आता है। नहीं, ये तरीका नहीं है शिव साहब, इसीलिए डर लगता है, क्योंकि हम बहुत तेजी से छलांग लगा लेते हैं, जितना कि हमारी एबिलिटी नहीं है, माइंड सेट नहीं है, इसीलिए हमें डर लगता है। तो क्वांटिटी उसी इंक्रीज के हिसाब से करिए। जैसे 100 क्वांटिटी आपने लिया ना, तो 100 क्वांटिटी के 4 बार डिवाइड कर दीजिए, तो 20-20 25-25 आ गया, तो हम उसको ऐसे इंक्रीज करेंगे, 100 + 25 125। फिर वो कंटिन्यू प्रैक्टिस उस पर चलता रहेगा। फिर जब उस पर आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर 25 साइड से उसमें ऐड कर देना है, फिर 150 हो गया। ऐसे टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा सर, और डर भी नहीं लगेगा। इस चीज को आप समझिए। अगला सवाल है महाराष्ट्र औरंगाबाद से संजय मुंडाडा साहब कह रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग या इंट्राडे ट्रेडिंग, तीनों ट्रेडिंग में से किस में ज़्यादा सक्सेस मिलता है, और कोई सक्सेस मिला हुआ पर्सन का नाम इन हिस्ट्री एट प्रेजेंट। सर बहुत है इन हिस्ट्री एट प्रेजेंट, इसका मतलब सर संजय साहब बहुत ही दुखद चीज़ आपने पूछा यहाँ पर, कि आपको हिस्ट्री के नाम पूछने हैं कि किन्होंने इतिहास में पैसा बना। सर इसका मतलब ना तो आप न्यूज़ सुनते हैं, ना आप पढ़ते हैं, ना देखते हैं। सर मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसे बात बोल रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ तो लोग उनको देख देख के स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं ना। जैसे मैं वारेन बफेट का नाम ले लूँ, लोग उनको देख के आए हुए हैं। जैसे मैं राकेश झुनझुनवाला साहब जी का नाम ले लूँ, उनको देख के लोग स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। और वारेन बफेट साहब प्रेजेंट भी हैं और हिस्ट्री भी है, दोनों है ना। दरवाज साहब हिस्ट्री के हैं, बहुत पुराने हैं, करोड़ों कमाया उन्होंने, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे नाम है सर। अब दिक्कत अब आपकी सिर्फ साइकोलॉजी को लेके है। एक्चुअली आपने जो पूछना था ना, आपकी साइकोलॉजी जो मैं समझ पा रहा हूँ, आप जब भी कोई ट्रेड करते हैं ना, आप लॉस में चले जाते हैं मुंडाडा साहब, मेरे ख्याल से। देखिए, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा, मैं एक जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, और मुझे बताइए क्या मैं गलत समझ रहा हूँ या नहीं। आप अपना कमेंट जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिएगा कि आप जो भी ट्रेड करते हैं, जैसे पोजिशनल करते हैं आप लॉस में चले जाते हैं, स्विंग करते हैं तो भी लॉस में जाते होंगे, इंट्राडे में तो लॉस में जाते ही होंगे। तो इस वजह से आपको लगता है कि यहाँ पे सब झूठ हो रहा है, गलत हो रहा है ना। ये वजह से कहीं ना कहीं आपको परेशानी हो रही है। तो सिर्फ साइकोलॉजी की परेशानी है सर। ये स्टॉक मार्केट है सर, पैसा कोई तो बना रहा है। एक बात समझिए, यहाँ बाय और सेल होता है तो कोई तो पैसा बना ही रहा होगा ना। तो आपके इतने नाम हैं सर, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया साहब, पुरंजू बेलियात, आपका वारेन बफेट साहब, दरबार साहब, ये सारे हिस्ट्री के नाम है और प्रेजेंट के नाम है, दोनों नाम है। और इंट्राडे का मेरा लाइव ट्रेड का वीडियो आप देखते होंगे तो आपको वहां पे भी पता चल जाता होगा। तो ये सारी चीजें हैं सर, बस साइकोलॉजी थोड़ा सा आपको डेवलप करने की चीजें हैं, जरूरत है आपको, वो बेहतर चीजें फिर हो जाएगा। क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, इंट्राडे, तीनों 3 फॉर्मेट है ना। अब आपको कंफर्ट जोन आपका कौन सा है, आप अपने कंफर्ट जोन को पहचानिए, आपको आराम कहाँ पे लगता है और वहां पे आप काम करिए, उस ट्रेड में काम करिए, तो ही आप
कर सकते हैं। किसी को देख के अट्रैक्ट होंगे ना तो आप नहीं कर पाएंगे, एकदम साफ। किसी को देख के अट्रैक्ट होंगे तो आप ना तो आप रह पाएंगे। अब मान लेता हूँ सचिन तेंदुलकर अच्छा खेलते हैं, विराट कोहली अच्छा खेलते, तो सारे लोग सचिन तेंदुलकर विराट कोहली तो नहीं बनेंगे ना। बनना भी चाहेगा तो वो ना तो सचिन तेंदुलकर बन पाएगा और ना वो व्यक्ति खुद रह पाएगा। आप जो है ना, आपका कंफर्ट जोन जो है, आप वहां पे काम करिए, उस लेवल पे काम करिए, उस क्षेत्र में काम करिए, आपको वहां सक्सेस मिलेगा। अगला सवाल है, दीपक साहब मोहाली से कह रहे हैं कि मेरे पास स्पाइस जेट के 40 रुपए के भाव पे, RF कंज्यूमर 17 के भाव पे, मारुति 5650 और टीवीएस मोटर 312 के भाव पे है। स्टॉप लॉस और टारगेट 1 साल के लिए क्या होगा? देखिए सर, स्पाइस जेट अभी आपने लिया हुआ है 40 के भाव पे, तो ठीक है सर। स्पाइस जेट 40 के भाव पे लिया तो अच्छी बात है ना। अभी इसमें हम स्टॉप लॉस की बात क्या करेंगे? अब बेचारा अभी तो फिलहाल 31 से ऊपर गया, 30 से ऊपर गया है स्पाइस जेट, तो अभी 48 के पास है। प्रॉफिट इंजॉय करिए सर। ऊपर 60 70 ये सब रेजिस्टेंस लेवल है स्पाइस जेट के, अगर वो सब ब्रेक हो जाएगा तो रॉकेट बनेगा ये स्टॉक बहुत अच्छा तरीके से, जब ये हवाई जहाज वगैरह चलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात, नीचे की तरफ में 30 रुपए का इसका जो है स्टॉप लॉस है स्पाइस जेट का, ऊपर जो है 70 80 90 ये सारे टारगेट है। एफ कंज्यूमर 17 के भाव पे लिया है, यानी फ्यूचर कंज्यूमर। तो चलिए फ्यूचर कंज्यूमर का भी चार्ट हम लोग देखेंगे, और 17 के भाव पे लिया, भी 7 रुपए के भाव पे चला। देखिए सर, सर्किट लग रहा है, तो जो लेवल लास्ट जहां से बाउंस किया वो उसी को स्टॉप लॉस लगा लीजिए, क्योंकि उसके नीचे तो गया नहीं है ना। तो स्टॉप लॉस वही लेके चलिए कि भाई 6 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट हमारा आपने 17 पे लिया है, तो अब 17 पे लिया है तो 17 देखिए यहाँ पे सर, यहाँ से जहां से ये गिरा है एक जगह, यहीं से आपने लिया हुआ है और वहीं से देखिए वो गिरा है। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल तो इसको कष्ट है सर, एफ कंज्यूमर को, फ्यूचर कंज्यूमर को, जब तक ये 12 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा इसको कष्ट है। तो 12 के ऊपर वेट करिए, जिस दिन निकलेगा उस दिन, उसके बाद उसमें रैली आ सकती है। मारुति 5650 पे आपने लिया हुआ है, और आपका मारुति जो है अभी चल रहा है 5500 के आसपास में, तो ठीक है सर। नीचे की साइड में अगर मारुति 5200 ब्रेक करता है तो वो एक सपोर्ट है उसका, अगर वो ब्रेक करेगा तो 5000 का लेवल आ जाएगा, पहली बात तो ये जान लीजिए। और दूसरा, ऊपर जब तक ये 5700 ब्रेक नहीं करेगा तब तक ये ऊपर नहीं जा सकता। 5700 ब्रेक करेगा तो 6000 तक के भी लेवल मारुति आपको दिखा सकता है। टीवीएस मोटर आपने लिया हुआ है कितना पे? 312 के भाव पे, अभी 290 के आसपास में टीवीएस मोटर चल रहा है। चेक कर लेता हूं, टीवीएस मोटर 290 के आसपास में शायद है ना, 300, हाँ भाई ठीक है, तो 300 के आसपास में चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए जो है टीवीएस मोटर ऊपर अगर 320 को काट देगा ना, तो एक बार ये आपको 340 से 350 तक भी जा सकता है, ये स्टॉक्स कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नीचे के लेवल 280 को काट देता है तो फिर ये थोड़ा सा वीक हो जाएगा, 260 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। तो इस पर नजर बना के रखिएगा दीपक साहब अपना स्टॉप लॉस के साथ, और अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगला सवाल है, सतीश कुमार साहब चंडीगढ़ से कह रहे हैं कि SBI, इक्विटास एंड SCI पोजिशनल व्यू फॉर 6 मंथ, यानी कि SBI को, इक्विटास को और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को पोजिशनल व्यू पर ही लेना चाहते हैं 6 मंथ के लिए। सर, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे मेरा न्यूट्रल व्यू है, SBI और इक्विटास, SBI 6 महीने में सर अभी तो लॉकडाउन ही चल रहा है सर। देखिए आप लोग ऐसे समझिए इस बात को, अभी लॉकडाउन चल रहा है, मई तक तो खत्म हो गया, 3 मई तक हमारा लॉकडाउन ही है, यानी 3 मई तक तो ऐसे भी कुछ नहीं होना है। 3 मई के बाद में भी इस बात की क्या संभावना है, क्या गारंटी है कि वो सब कुछ सही हो जाएगा? लोग बैंक जाना स्टार्ट कर देंगे, कस्टमर जाना स्टार्ट कर देगा, ऐसा कुछ तो हो नहीं सकता। फिलहाल अभी मेरे ख्याल से पूरा मई मंथ जाने वाला है इसी लॉकडाउन के चक्कर में, मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि लोगों को सर, जितना लोगों ने लॉस किया है आर्थिक रूप से, वो बनने में सर टाइम है। पैसा ही नहीं तो वो बैंक में जाके जमा क्यों करेगा, ये बताइए। जो पैसा था उसने तो, हम लोगों ने तो घर में बैठ के वो पैसे को खा लिया, खाया कि नहीं बोलिए? ना तो काम कर पा रहे ना कुछ कर पा रहे बाहर जाके, तो जो पैसा जमा पूंजी था वो तो खाया ना हम लोगों ने। तो जब खाया है सर, तो पैसा जब बैंक, पैसा ही नहीं तो बैंक में जमा क्या करेंगे? पहली बात तो ये समझिए। इसलिए 6 मंथ में तो कुछ नहीं होने वाला, किसी भी स्टॉक्स में आप ले लीजिए बैंकिंग सेक्टर के, तो 6 महीने में तो कुछ नहीं होना। लंबा व्यू रखिए सर, 1.5 साल 2 साल 3 साल का, मेरे ख्याल से अब आपको तो वहां पे कुछ मिल सकता है सर। अगला सवाल है सर तन्मय विश्वास साहब का, कोलकाता वेस्ट बंगाल से, कि हाउ टू रीड कॉन्ट्रैक्ट नोट फायर्स में। अच्छा, ये अच्छा सवाल है आपका, फायर्स में कॉन्ट्रैक्ट नोट को कैसे रीड करते हैं। सर मैं पूरी की पूरी एक वीडियो बना दूंगा फायर्स में इक्विटी पे, चूंकि मैं इक्विटी पे ट्रेड करता हूं, तो मैं इक्विटी का या USD INR पर मैं कॉन्ट्रैक्ट नोट को आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे इसको रीड करना चाहिए,
ताकि पूरी डिटेल आपको पता चल जाए। ऐसे यहाँ पे एक लाइन में क्या बताऊंगा सर, तो पूरी वीडियो ही बता दूंगा आपको बना के। तन्मय साहब थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा समय मुझे दीजिए, मैं आपको जरूर बता दूंगा। पूरा वीडियो पोस्ट बना के डाल दूंगा तो सारे लोगों को फायदा होगा। अगला सवाल है धनप्रीत साहब का कि बैंक निफ्टी के 17,000 के पुट को बाय किया है 23 अप्रैल को और 50 लॉट बाय किया हुआ इन्होंने 34 रुपये 20 पैसे के भाव पे एवरेज। तो चलिए बैंक निफ्टी का 17,000 का पुट है इनके पास। बैंक निफ्टी मैं तो आपको पता है मैं इंडेक्स के चार्ट देखता हूँ सर। बैंक निफ्टी 17,000 का पुट लिया। बैंक निफ्टी जब तक 20,000 को अब नीचे के साइड में ब्रेक नहीं करेगा, मैं बता दूं, बैंक निफ्टी जब तक 20,000 के नीचे ब्रेक नहीं करेगा आपका पुट खतरे में है। मैं अगर बैंक निफ्टी 17,000 का पुट देख लूं, आपका एवरेज प्राइस 34 रुपए का है और पुट 16 रुपए हो गया, यानी हाफ तो सर ये चला गया ना। तो आपने किस मंथ का लिया है सर, ये भी जरूरी है देखना। 23 अप्रैल का लिया है ना, ये भी 23 का ही। हाँ, तो अगर 23 का ही ना जी बिल्कुल। तो अगर ये नहीं 20,000 को नीचे ब्रेक करता है तो धनप्रीत साहब तो आपको थोड़ा सा कष्ट होने वाला है बैंक निफ्टी पे। तो इस पर आप जरा ध्यान रखिएगा, कॉशस होकर ट्रेड करिएगा। अगला सवाल लेते हैं और अगला सवाल है राजकुमार साहब का पटियाला से है कि रियल्टी सेक्टर के 5 दिग्गज शेयर बताएं और ऑटो सेक्टर के 5 दिग्गज शेयर। बिल्कुल। और इनका पहला सवाल है कि 5 पैसा डिलीवरी में डीपी चार्जेस और डीमेट मेंटेनेंस चार्जेस कट करता है, ऐसा ब्रोकर भी है जो। सर इस सवाल को मैंने पिछले वाले आपके सवाल मेरे जवाब का वीडियो में बता चुका हूँ उसका आंसर। राजकुमार साहब आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि कृपया वीडियो को पूरा देखा करिए सर, है ना। पेशेंस सबसे पहले क्या है ना, पेशेंस डेवलप करना है हम लोगों को। जब तक पेशेंस डेवलप नहीं करेंगे ना आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि स्किप करके देखेंगे तो कहाँ से मिलेगा। एक बात बताइए, आप फिल्म देखते हैं एक्शन रोमांच वाला तो पूरी देखते हैं बैठ के विथ गाना, है ना। तो सर थोड़ा सा टाइम मिले तो पूरी देखिए, जब भी देखिए पूरी देखिए, स्किप करके देखेंगे तो नहीं मिलेगा। तो ये डीपी चार्जेस वाले का जो जवाब है मैंने पिछले आपके सवाल मेरे जवाब में पिछले सप्ताह वाला में मैंने बता दिया है। अब बात है कि रियल्टी सेक्टर के 5 दिग्गज और ऑटो सेक्टर के 5 दिग्गज। तो यहाँ सिंपल देखिए कि आप जब बाहर निकलते हैं रोड पर आपको ऑटो यानी कि गाड़ी, बाइक, कार, यही हो गया, आपको किस किस कंपनी का गाड़ी नजर आता है आप बताइए ऑटो सेक्टर में। तो आप कहिएगा कि मैं तो हीरो होंडा देखता हूँ, मैंने हीरो का देखता हूँ, तो पहला तो हीरो हो गया। दूसरा आप कहेंगे मैं तो महिंद्रा देखता हूँ, तो महिंद्रा हो गया। ये दो चीज। तीसरा आप देखते होंगे टाटा भी तो चल रहा है, तो टाटा हो गया। चौथा आप देखते होंगे अशोक लीलैंड भी घूम रहा है, तो अशोक लीलैंड भी हो गया, है ना। फिर आपको दिखता होगा अरे ये तो बजाज भी चल रहा है, तो बजाज का भी हो गया। और टीवीएस भी चल रहा है, तो टीवीएस भी हो गया। तो इसमें से ये 5 से 6 हैं और सारे अपने सेक्टर के लीडर हैं। अगर हम बात करें बजाज, हीरो, अशोक लीलैंड, चाहे टाटा, ये सारे लीडर हैं सर, सारे दिग्गज स्टॉक्स है ऑटो सेक्टर के। तो अब है रियल्टी सेक्टर। रियल्टी सेक्टर मतलब घर मकान बनाने वाला, है ना, इसी की बात करें घर मकान, तो इसको आप ऐसे देखिए। और जो सीमेंट सेक्टर के होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको उसमें देखिए। रियल्टी सेक्टर में हम लोग बात करें तो रियल्टी पे अभी मेरा इस कंडीशन में लॉकडाउन वाले पे मेरा व्यू बिल्कुल निगेटिव है, बिल्कुल भी निगेटिव है। क्योंकि पैसा नहीं है तो कहाँ से हम घर खरीदने वाले हैं, अभी तो नहीं खरीदेंगे। हाँ, मरम्मत चलता रहेगा, घर थोड़ा थोड़ा मरम्मत होता रहेगा, तो उसमें आपको एसीसी पे ध्यान रख सकते हैं, अल्ट्राटेक पे ध्यान रख सकते हैं, ये सारे एलएनटी पे ध्यान रख सकते हैं। ये सारे स्टॉक्स दिग्गज स्टॉक्स हैं रियल्टी के, जिसमें एसीसी, हालांकि एसीसी प्योर रियल्टी का नहीं है और ना ही एलएनटी रियल्टी का है, लेकिन वो उससे रिलेटेड है, को रिलेटेड है, तो आप उसको जोड़ के रख सकते हैं। इधर रहा गोदरेज प्रॉपर्टीज, अगर इसकी बात किया जाए तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी है सर। दूसरी बात किया जाए तो आपको सनटेक रियल्टी आता है, एक वो भी स्टॉक्स है जो अच्छे स्टॉक्स है। एक स्टॉक्स आता है डीएलएफ, जैसा कि आपको पता है, लेकिन मेरा व्यू डीएलएफ में न्यूट्रल हो चुका है सर, तो डीएलएफ को इग्नोर भी कर सकते हैं। बाकी ये मेरा अपना व्यू है, आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस कर सकते हैं। और रिक्वेस्ट वही है आपसे कि वीडियो पूरा देखा करिए सर, अदरवाइज छोड़ दिया करिए, कोई फायदा नहीं है आपको। फिर आपको हर बार फीलिंग आएगा कि आपको आंसर नहीं मिला, क्योंकि आपने स्किप करके देखा है। क्योंकि आपने तो कमेंट में मुझे दिया था कि जवाब ही नहीं मिलता है। कैसे मिलेगा सर, आप स्किप करके देखेंगे तो आपको कहाँ से जवाब मिलेगा। मैंने तो दिया हुआ है जवाब, आपकी गलती है कि आपने स्किप करके देखा है। अगला सवाल है वेस्ट बंगाल आसनसोल से कह रहे हैं राजेश जी कि व्हाट इज द टारगेट ऑफ रुचि सोया एंड एनबीसीसी आई बाय 152 एंड एनबीसीसी ऑफ 19। रुचि सोया को इन्होंने 152 रुपए के भाव पे खरीदा है और 19 के भाव पे एनबीसीसी को खरीदा है। सबसे पहली बात तो सर बधाई के पात्र हैं कि अगर आपने रुचि सोया खरीदा है
266 चल रहा है ना। इसलिए मैंने कहा आप बधाई के पात्र हैं कि अगर आपने रुचि सोया खरीदा है तो अभी तो आप सर्किट लगा हुआ ही देख रहे हैं कि कंटिन्यू सर्किट ही लग रहा है। एंजॉय करिए सर, सर्किट लगा है, लेकिन जिस दिन सर्किट खुलेगा सर, मैं आपको वार्न कर देता हूँ, वार्निंग, जिस दिन भी सर्किट खुलेगा, अपर सर्किट है, अभी एंजॉय करिए, मजा आ रहा है आपको 100 पॉइंट 110 पॉइंट के प्रॉफिट में। जिस दिन सर्किट टूटेगा खुलेगा, आपको वहां पर से निकलना है, याद रखिएगा। जिस दिन सर्किट खुलेगा, ये दूसरे लोग भी सुन ले, जिस दिन भी रुचि सोया में सर्किट खुलेगा, आपको वहां से निकलना होगा। अगर आप वहां से नहीं निकलेंगे तो आपको निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्राइस आपने लिया है वो प्राइस फिर आपको आता हुआ दिख सकता है। इस बात पे नजर रखिएगा। दूसरा है, आपने एनबीसीसी को 19 के भाव पे लिया है ना, तो 24 है, एंजॉय करिए। एनबीसीसी पे आप थोड़ा लंबा व्यू रखिए। एनबीसीसी पे अगर ये 26-27 के ऊपर क्लोज करता है तो 32 तक भी जा सकता है। एनबीसीसी नजर रख सकते हैं, इस पर थोड़ा लंबा व्यू रखिए तो मजा आएगा एनबीसीसी पर। अगला सवाल है, अच्छा आप लोग अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें। अमित चौधरी साहब कह रहे हैं कि यूएसडी आईएनआर में लॉन्ग टर्म व्यू बुलिश होगा क्या? अगर हाँ तो हम इसमें मंथली पुट शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं। देखिए सर, कॉल पुट तो मुझे नहीं पता, मैं कॉल पुट नहीं करूंगा इसमें, लेकिन जो बुलिश है, जो यूएसडी आईएनआर की बात कर रहे हैं, 77 के लेवल को उसने ब्रेक किया हुआ ऊपर की, तो रुपया कमजोर है सर, बुलिश नहीं है, रुपया कमजोर है ना। 77 को अगर इसने ब्रेक किया है, इसका यूएसडी आईएनआर क्या है ना कि वो लेवल बहुत अच्छे तरीके से चलता है, लेवल बेस के हिसाब से वो बहुत ही अच्छे तरीके से चलता है। 76 को ब्रेक नहीं कर रहा था, ब्रेक किया तो 77 भाग गया तुरंत से लगभग। तो अब जो है वो 77 अगर ब्रेक करता है, 76.80, अगर ये सब लेवल ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा तो वो ऊपर की साइड में भाग जाएगा, फिर पुट शॉर्ट कर सकते हैं अगर आपका व्यू है तो। लेकिन जब तक वो अब 77 ब्रेक नहीं करता है तब तक नहीं कर सकते सर। अगला सवाल है भुवनेश्वर से सुभाष दास साहब का कि लास्ट 15 to 20 डेज स्टॉप लॉस गेटिंग हिट फ्रीक्वेंटली, इट इज ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी फॉर ऑल इंट्राडे ट्रेडर और एनीथिंग एल्स रॉन्ग ऑन माय पार्ट? सुभाष साहब, मैंने तो कितनी ही बार सुभाष साहब मैंने अपने वीडियोस में बोला है कि मैंने 3 स्टार देना भी बंद कर दिया। आरके ट्रेडिंग चैनल पे जो देता हूँ, अब दूंगा, स्टार्ट करूंगा, बंद कर दिया ना। पूरे अप्रैल मंथ मैंने नहीं दिया 3 स्टार का वीडियो। क्यों नहीं दिया जरा सोचिए, क्योंकि स्प्रेड बहुत ज्यादा है मार्केट में। फ्यूचर में माने जो 5 रुपए का स्टॉक है ना, जैसे 500 रुपए का स्टॉक्स है, तो फ्यूचर और कैश में दोनों का अंतर में 20-20 रुपए का डिफरेंस चल रहा है, 10-10 रुपए का डिफरेंस चल रहा है। मतलब क्या है ये, इतना बड़ा स्प्रेड कैसे बनेगा? बनता है तो इसका मतलब हमारा रिस्क बहुत बड़ा बनता है। इसके वजह से आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं सर। व्यक्ति को जिस जगह पे जहां पे मिल रहा है वहीं लोग बाय कर ले रहा है। ये चीजें गलत होती है इस मार्केट में, लोग इस चीज को नहीं समझते हैं कि उनको परेशानी होगी। तो जब इस तरह की वॉलेटिलिटी रहती है ना, इस वजह से स्टॉप लॉसेस हिट होने के चांस ज्यादा होते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि हम लोग थोड़ा सा ट्रेड को कम कर लेते हैं या अवॉइड कर लेते हैं। ये 2 तरीका होता है सुभाष साहब, और ये वॉलेटिलिटी की वजह से ही होता है ज्यादातर, और स्प्रेड की वजह से। डिडवाना राजस्थान से जितेंद्र सिंह साहब कह रहे हैं कि मैंने रिलायंस को 400 शेयर 889.37 के भाव पे लिया है, और यस बैंक 25 रुपए से 1000 शेयर दोनों से एग्जिट हो जाऊं या रिलायंस में 1500। आप सर यस बैंक को क्यों लिया आपने, ये मुझे बिल्कुल, चलिए 100 शेयर लिया, कोई ज्यादा नहीं लिया, ये अच्छा काम किया आपने कि यस बैंक में 100 शेयर लिया है, और रिलायंस में आपने 890 के भाव पे लिया है। तो वेट कर लीजिए, आपने रिलायंस को जिस भाव पे लिया है अभी प्रॉफिट एंजॉय करिए सर, है ना। रिलायंस आप काफी अच्छे लेवल पे 890 पे आपने खरीदा, रिलायंस 1224-25 के आसपास चल रहा है। वेट कर लीजिए रिलायंस में, मेरा के हिसाब से आप स्टॉप लॉस को टेल कर लीजिए, 1150 के आसपास में स्टॉप लॉस को लेके रख लीजिए ताकि आपका प्रॉफिट लॉक हो जाए। यानी 1150 के नीचे अगर निकलता है तो आप निकल जाएगा, और रिलायंस में आप वेट कर लीजिए। यस बैंक की बात रहा, क्यों लिया आपने यस बैंक में? पहली बात, लिया तो अच्छा काम किया कि कम क्वांटिटी लिया है, तो यस बैंक पे कोई फायदा नहीं है सर, आप, है ना। मैं तो कितने बार बता के थक गया कि दूर रहिए, यस बैंक से दूर रहिए, तो कोई फायदा नहीं। 25 पे लिया, आपका वही प्राइस आसपास में है ना, 25 में, ठीक है। तो अभी आप कॉस्ट टू कॉस्ट है, कुछ पॉइंट मिलता है तो लेके निकल जाइएगा यस बैंक से, कोई फायदा नहीं है सर। लेकिन रिलायंस में वेट कर लीजिए और अच्छा रहेगा, 1180 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं वहां पे आप। अगला सवाल है अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट थाने से
पूछ रहे हैं विनायक मिस्त्री साहब कि प्लीज गिव मी इंटीमेशन हाउ करेंसी ट्रेडिंग यूएसडी टू आईएनआर इज वर्किंग इन फ्यूचर ऑन एनएसई अप्रोक्स मार्जिन एंड लास्ट डे ऑफ फ्यूचर अलोंग विद सम एग्जांपल। सर मैंने तो कितनी बार वीडियो बनाया है ये लाइव ट्रेड का वीडियो, आप लाइव ट्रेड के वीडियो यूएसडी आईएनआर पे देखिए। दूसरी बात है कि फ्यूचर और एनएसई अप्रोक्स मार्जिन क्या, फायर्स की मैं बात करूँ तो 360 रुपये लगते हैं एक लॉट लेने में, 360 का एक लॉट आता है फायर्स में लेने में। यूएसडी आईएनआर का एक लॉट लेता हूँ 360 रुपये का लगता है, ये होता है। और वो फ्यूचर ही होता है, पहली बात बता दो वो फ्यूचर ही होता है। और दूसरी बात है कि यूएसडी आईएनआर, अब जाहिर सी बात है हम डॉलर की बात कर रहे हैं ना, यूएसडी डॉलर हमारे देश का तो नहीं है सर, डॉलर कहाँ का है, अमेरिका का है, तो हमें कहीं ना कहीं अमेरिकन मार्केट भी फॉलो करने पड़ते हैं उसको देखने के लिए। तो ये सारी चीजें मिला के हम लोग काम कर सकते हैं उसमें। और इसके बाद जो सवाल है देख लेता हूं किन का सवाल है। महाराष्ट्र से कह रहे हैं अभिजीत डोरे साहब मालेगांव महाराष्ट्र से कि सीएसबी बैंक 100 शेयर को लिया है एवरेज प्राइस 228.50 पे और हीरो मोटर के 70 शेयर लिए 2482 पे, ठीक है। व्हाट इज योर ओपिनियन फॉर 2 ईयर्स। सर सीएसबी बैंक आपने ले लिया कैथोलिक सीरियन को, ठीक है, कोई बात नहीं, लिया है तो आपने 100 शेयर को लिया 228 के पास पे। अभी जो सीएसबी बैंक है ना मेरे ख्याल से वो है 117 या 18 के भाव पे, है ना। हम लोग अगर देखना चाहें सीएसबी बैंक तो 117 से 18 के भाव पे ही होगा, मुझे कुछ तो याद है इसका प्राइस, हाँ 117-18 है ना। तो अब आपका 2 साल का व्यू बिल्कुल बने रहिए सर, अगर नीचे, लेकिन याद रखिएगा अपना स्टॉप लॉस मेंटेन रखिएगा, 100 के पास का इसका स्टॉप लॉस है। अगर वो कटता है तो सर आपका एवरेज प्राइस वैसे भी बहुत बड़ा है, ऊपर है, तो वेट करिएगा। अगर ये 100 नीचे कट जाएगा तो वीक हो जाएगा। हाँ अगर ये ऊपर 125 को ब्रेक करता है तो 140 से 45 का लेवल आ जाएगा, और अगर उसके ऊपर क्लोज करता है 150 के ऊपर तो फिर ये 200 रुपए तक भी जा सकता है। आपने हीरो मोटो कॉर्प को 2482 पे लिया हुआ है, तो 2482 पे हीरो मोटो लिया है, और इसका जो प्राइस है अगर हम लोग देखने की बात करें तो चलिए हीरो मोटो का प्राइस हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं क्या चल रहा है। 2400 आपने कितना पे 2400 पे लिया है, चलिए चेक करते हैं। 1840 के आसपास का प्राइस आ गया है, 35 है ना, और आपने लिया है 2482, चलिए कोई बात नहीं होता है। तो अभी हीरो मोटो 1835 के आसपास है। अगर ये अपर साइड में पहली बात हम नीचे की बात करें, अगर 1800 का जो राउंड नंबर है इसका अगर वो ब्रेक कर देता है तो ये फिर आ जाएगा 1600 के लेवल पे। अगर ये 1800 को नीचे ब्रेक करता है तो ऊपर, अगर ये 2000 जब तक ब्रेक ना करे सर 2000 तब तक का चांस नहीं बन सकता अभिजीत साहब ऊपर का। तो वेट कर लीजिए हीरो मोटो कॉर्प में 2000 का, और स्टॉप लॉस 1800 का मेंटेन कर लीजिए। अजय विश्वास साहब, इनका कौन सा है, अजय विश्वास साहब वेस्ट बंगाल से कह रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू एज द ब्रोकर हैज मिसयूज्ड एंड डिडक्टेड द बैलेंस फ्रॉम माय डीमैट अकाउंट एंड इट इज नॉट शोइंग and detail in the ledger book. I have contact with Fires and sent them several emails with attaching the instructions of their trading editor and they are not giving any satisfactory answer. Though the debited sum was not big, rather it is related with the trust issue. जी बिल्कुल, आप वहां पे scores.gov.in है ना, scores.gov.in gov.in पर जाइए और वहां पे आप कंप्लेन डाल दीजिए। scores.gov.in पर जाइए, ये गवर्नमेंट का है, सेबी द्वारा है। आपको यहाँ जो भी कंप्लेन है, आप यहाँ पे किसी भी ब्रोकर के लिए अगर कंप्लेन है तो आप इस वेबसाइट पे जाके कंप्लेन कर सकते हैं। अब दिक्कत है कि बस ये वेबसाइट ओपन हो जाए क्योंकि सबसे बड़ी बात है वेबसाइट ओपन होने का ही, ये जगह है जहां आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो एक तो ये वेबसाइट हो गया, दूसरा है सेबी का डायरेक्ट वेबसाइट पे जाइए। सेबी के वेबसाइट में वहां कंप्लेन नाम का एक ऑप्शन बना हुआ है सर, आप उसमें भी कंप्लेन कर सकते हैं, अपना विथ अटैचिंग करके मेल करके उसको भेज दीजिए। जो भी इशू होगा आपको सेबी की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद आ जाना चाहिए, क्योंकि वही तरीका है कंप्लेन करने का सर। जो भी इशू है, जो भी score.gov.in पे जाइए, स्कोर होता है या स्कोर्स होता है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, शायद स्कोर होता है, मैंने एस लगा दिया है, नहीं स्कोर्स ही होता है। तो आपको वो रखना है, और दूसरा सेबी वाले वेबसाइट पर। अगला सवाल है सिटी बेलागम कर्नाटका से श्री राज साहब कह रहे हैं कि पीडीलाइट को बाय किया है 1463 के, टारगेट और स्टॉप लॉस सजेस्ट करें। सर पीडीलाइट को आपने बाय कर लिया 1463 पे, बहुत अच्छी बात है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें भाई साहब, जितने लोगों ने आप लोगों के सवाल आए हुए हैं
कृपया अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। 1500 के आसपास, 1470 के आसपास का प्राइस है। इसका जो रेजिस्टेंस है सर वो 1500 है पहली बार, ठीक है। अगर ये 1500 का ऊपर क्लोज कर देता है तो ये आपको 1600, 1700, 1800 और 1650 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1700 तक का इसका हाई पॉइंट है, वहां तक भी जा सकता है, लेकिन 1500 के ऊपर इसको क्लोजिंग चाहिए। नीचे अगर ये 1430 को ब्रेक कर देता है ना, थोड़ा सा वीक हो जाएगा सर, फिर 1350 तक भी आ सकता है। तो 1300 मेरे ख्याल से आपको 1400 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इसमें पीडी लाइट में। औरंगाबाद से प्रकाश मेहत्रे साहब कह रहे हैं कि व्हाट इज ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी एंड हाउ मच चांस ऑफ गेटिंग प्रॉफिट इन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी मुझे तो बिल्कुल भी नहीं आती। हेजिंग मैं करता हूँ बीच बीच में, थर्सडे को ही करता हूँ हेजिंग। सेम प्राइस का लगभग आसपास के इक्वल प्राइस का मैं कॉल भी बाय करता हूँ और पुट भी बाय करता हूँ। दोनों में से एक टाइम जिधर भी प्रॉफिट मिलता है तो लेके निकल जाता हूँ, नहीं तो मैं लॉस लेके निकल जाता हूँ, क्योंकि वहां पे फ्लक्चुएशन बहुत तेज होता है। एक टाइम आपको प्रॉफिट में आएंगे तो आपको उसी टाइम निकलना होगा। अगर आप नहीं निकलेंगे ऑप्शन से तो आपको सारा प्रॉफिट लॉस में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन एक आइसक्रीम की तरह है, जितनी देर हाथ में रखेंगे वो पिघल के खत्म हो जाएगा। तो जब तक वो मोटा ताजा है आइसक्रीम, खा के खत्म कर लीजिए, यानी जैसे ही प्रॉफिट आया बुक कर लीजिए, सीधी सी बात है। दूसरी बात है स्ट्रैटेजी की बात है सर, स्ट्रैटेजी तो मुझे पता नहीं। सेलर लोग जो होते हैं वो ज्यादातर प्रॉफिट कमाते हैं, इस बात को तो मैं मानता हूँ, सारे लोग मानते हैं। जो सेल करते हैं, जो राइटर होते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं। तो लोग यहाँ पे ज्यादा सेलर बनने की ही कोशिश करते हैं ऑप्शन में। अगर आप सेलर बनते हैं तो अच्छी बात है, फिर अपना स्टॉप लॉस के साथ भी ट्रेड अप कर सकते हैं मेंटेन करके। अगला सवाल है अमोल कदम साहब कह रहे हैं कि कैन बी सेल द स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर शॉर्ट टर्म सिमिलर टू बाय द स्टॉक एंड होल्ड। कैन बी सेल द स्टॉक एंड होल्ड इट फॉर शॉर्ट टर्म सिमिलर टू बाय द स्टॉक एंड होल्ड, यानी क्या स्टॉक को ये शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं या नहीं, जैसे कि बाय करके होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ फ्यूचर के स्टॉक्स आप शॉर्ट करके होल्ड कर सकते हैं। यानी जैसे मैंने रिलायंस लिया है, अगर मैं कैश वाले ले रहा हूं तो मैं शॉर्ट करके होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अगर रिलायंस का फ्यूचर लिया हुआ है तो मैं उसको शॉर्ट करके होल्ड कर सकता हूं सर। यानी जो भी फ्यूचर वाले स्टॉक है ना, उस फ्यूचर के स्टॉक, रिलायंस कैश नहीं, रिलायंस फ्यूचर में हम उसको शॉर्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। यानी फ्यूचर वाली चीज को हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं, और ऑप्शन वाले में, कैश वाले में नहीं। अगला सवाल किनका है सर, देख लेता हूं। अगला सवाल है यमुनानगर हरियाणा से यशपाल शर्मा कह रहे हैं कि आरबीएनएल के 500 शेयर लेना चाहता हूं 6 मंथ के लिए, एंट्री पॉइंट, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होगा। आरबीएनएल सर बिल्कुल लेवल पे ही 18 रुपए के आसपास का यही प्राइस उसका ऐसे वो वाला था जब ये आया था आईपीओ। तो लेवल तो इसका नीचे 12 रुपए का बहुत अच्छा मिल रहा था, तब आपने शायद नहीं लिया। 12 रुपए के आसपास लेते हो तभी आप प्रॉफिट में रहते, लेकिन अभी भी कुछ गड़बड़ नहीं है। आपने अगर 6 मंथ के लिए लेना तो मेरे ख्याल से मत लीजिए सर। अगर 6 मंथ के लिए लेना है तो फिर क्यों लेना है, क्योंकि 6 मंथ तो ऐसे ही निकल जाना है इस चक्कर में। हाँ, रेलवे खुलेगा तो हो सकता है कुछ फायदा वोदा हो जाए, अभी रेलवे भी बंद है। लेवल आपके इस लेवल पे भी ये सही है, 16-17 के आसपास मिले तो और सही है। तो मेरे ख्याल से अगर ये 1416 के बीच में मिलता है, 14 या 16 के बीच में, तो फिर लिया जा सकता है, और नहीं तो फिर 21 रुपए के ऊपर, उसके पहले नहीं। तो दोस्तों सवालों का सिलसिला हो गया खत्म। आप लोगों ने जितने सवाल भेजे उन सारे सवालों पे मैंने अपना व्यू बता दिया है, जिन लोगों ने नियम के हिसाब से भेजा है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिए, आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा अगर आपने रूल को फॉलो करके भेजा है। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक और कमेंट देना बिल्कुल भी ना भूलें, लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलें। अब मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जिन लोगों ने सवाल नहीं भेजा है और भेजना चाहते हैं तो वो अगले सैटरडे का वेट करें। ये मैं सिर्फ सैटरडे को ऑन करता हूँ अपना व्हाट्सएप का ये सुविधा, जिसमें आप सवाल भेज सकते हैं, और मैं उस पर संडे को वीडियो बना के जवाब देता हूँ। तो नेक्स्ट सैटरडे का अब आप वेट करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।